हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन भी है, तो इसमें और कुछ आज के क्वेश्चन को भी डिस्कस किए हैं। तो आज हो गया आपका 11 नवंबर 2025। तो इसके करंट अफेयर को देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो पहला क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो अभी जो सेकेंड वर्ल्ड समिट जो हो रहा है सोशल डेवलपमेंट को लेके, तो ये कहाँ पे हो रहा है? ए ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात, बी ऑप्शन है कतर, सी ऑप्शन है सऊदी अरेबिया और डी ऑप्शन है ओमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। कतर में ये सेकंड टाइम जो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट है, इसका इनॉग्रेशन हो रहा है दोहा कतर। यहाँ कहाँ आपको हुआ? तो दोहा कतर 2025 में ये हो रहा है। और इसके अगर फर्स्ट समिट की अगर बात करें, तो फर्स्ट समिट जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये हुआ कब हुआ था? तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क है 1995 में हुआ था। तो लगभग 30 साल के बाद ये जो डेवलपमेंट समिट है हुआ है। तो इसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। इसमें मेन काम क्या रहता है कि क्वेश्चन क्या है? सोशल डेवलपमेंट जो सेकंड है, तो इसमें जो भी सोशल से इशू प्रॉब्लम होंगे उसे जो इराडिक्ट है उसे सॉल्व करने की बात की। जैसे कि पॉवर्टी हो गया, जो आपका जो एम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर सोशल इंक्लूजन वगैरह जो है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बात इसमें कहा गया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ के जो मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इसके अंदर जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, तो मनसुख मंडाविया, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कहाँ पर? दोहा कतर में। और ये इस तारीख को 6 नवंबर को ये हुआ था। अब इसके अंदर देखिए कि जो कमिटमेंट क्या था, जो दोहा जो वर्ल्ड समिट जो था, तो इसका कमिटमेंट क्या क्या रखा गया था? तो 10 कमिटमेंट इन कोपेनहेगन डिक्लेरेशन इन सोशल डेवलपमेंट। तो पहला जो समिट हुआ था 1995 के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या जो कमिटमेंट की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो पॉइंट है, आपके जो आंसर लिखे हैं मेंस के आंसर, चाहे आप बीपीएससी के आंसर लिख रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के आंसर लिख रहे हो, तो या ऐसे लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक की टर्म के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए फोर्डर पॉइंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्रिएटिंग एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट, तो इस तरीके के हमें वर्ड यूज़ करना है। इराडिक्टिंग पॉवर्टी, प्रमोटिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग सोशल इंटीग्रेशन, अचीविंग क्वालिटी एंड इक्वलिटी बिटवीन द वुमेन एंड मैन, और वुमेन की इक्वलिटी को प्रमोट करना है। फिर जो हमारा जो सोशल सेक्टर है उसे प्रमोट करना है और कोऑपरेशन को बढ़ाना है। फिर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज वगैरह है उसे एलोकेट करना है। जो सोशल डेवलपमेंट के जो गोल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरल और एडजस्टमेंट प्रोग्राम है उसे हम प्रमोट करना है। फिर साथ में है कि जो हमारे जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे अफ्रीका हो गया और लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहाँ पे हमें डेवलपमेंट के स्टेजेस को प्रमोट करना है। और साथ साथ में हेल्थ एजुकेशन के जो सर्विस है उसे एक्सेस बनाना है सभी पर्सन के लिए। तो ये 10 कमिटमेंट रखा गया था। जो वर्ल्ड समिट जो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ था, फर्स्ट समिट था क्या? ये फर्स्ट समिट था। तो सेकंड समिट कहाँ पर हुआ? तो दोहा कतर के अंदर हुआ। और लगभग इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया विल लॉन्च, जो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने 7 नवंबर को जो 100 ईयर का जो सेलिब्रेशन हुआ है उसे मनाया है। तो ये कहाँ पर मनाया गया है? ये ऑप्शन है आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। फिर है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली, सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। तो राउरकेला भी कहाँ पे है? राउरकेला की अगर हम बात करें तो ये भी उड़ीसा के अंदर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली। ठीक है। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये 7 नवंबर को जो इसका जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उसकी स्थापना की गई थी कब? तो 1925 में। तो अभी हाल ही में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में जो यहाँ पे इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किए गए थे। और मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते हो कि हॉकी के इन्हें जादूगर कहा जाता है। तो यहाँ पर लगभग अगर देखें तो 8 ओलंपिक जो गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुके हैं। तो ये कब कब जीते हैं?
तो इसको ध्यान रखिए कब कब हुआ था। तो 1928 का जो हुआ था, 1932 का, 1936 का, यानी 3 साल लगातार जो ओलंपिक में भारत हॉकी में अंदर गोल्ड जीता था। उसके बाद 1948, फिर 1952, 1956, 1964 और ये लगातार 4 बार इंडिया गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1980 में गोल्ड जीता। उसके बाद से अभी तक गोल्ड नहीं जीता है। अगर हम 1968, 72 और 2022 की बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस चीज़ को याद रखें कि अभी तक टोटल 8 गोल्ड मेडल इंडिया जीत चुकी है। फिर है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट चीता लॉन्च इन इंडिया। तो हाल ही में जो कूनो नेशनल नामीबिया से जो हम चीता मंगा रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर। तो चीता जो था 1952 में ये ख़त्म हो गया था, 1951 या 1952 के आसपास। तो कहा गया कि चीता प्रोजेक्ट जो है कब लॉन्च किया गया था। चीता प्रोजेक्ट अगर हम बात करें कब लॉन्च किया गया था तो ये सितंबर 2022 में चीता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट चीता वॉज लॉन्च इन 17 सितंबर 2008 चीता फ्रॉम नामीबिया। और जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। और जो चीता जो एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया में कब, तो 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है। और 8 चीता जो है अभी नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। कहाँ से, तो बोत्सवाना से आने वाले हैं। जो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो है हमारे इन्वायरमेंट के, उन्होंने ये घोषणा की है। तो ये हमारा हो गया बोत्सवाना, ये नामीबिया से आए थे, अभी बोत्सवाना से आने वाले ये साउथ अफ्रीका और ये जिम्बाब्वे। ठीक है। साउथ अफ्रीका में 2 छोटे छोटे कंट्री है, इन दोनों कंट्री का आप लोग नाम बताइए कि क्या है। अगला देखते हैं। Which 2 Indian farmer-owned cooperative were ranked in the world top 2 International Cooperative Alliance वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट के अनुसार ऐसे इंडिया के कौन से 2 कोऑपरेटिव जो है जो वर्ल्ड में फर्स्ट और सेकंड रैंक को हासिल किए हैं। ए है करिचाऊ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ऑफ इंडिया अमूल, और इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन जो इफ्को है वो। राइट। फिर हो जाएगा पर हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन एलटीडी एंड नाफेड, या किरचो एंड अमूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो है वो, और साथ साथ में कोऑपरेटिव जो इफ्को है, ये दोनों को वर्ल्ड के अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक हासिल हुआ है। तो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो अमूल है ये है, और साथ साथ में सेकंड अगर रैंक देखें तो इंडिया का ही है, कौन है, तो ये इफ्को है। थर्ड रैंक अगर बात करें तो फ्रांस का है। ठीक है। और 4th रैंक पर देखें तो ब्राज़ील का नाम आता है। तो ये अमूल जो है पहले नंबर पे है और इफ्को जो है सेकंड नंबर पे कोऑपरेटिव है इस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। इफ्को को याद रखें कि जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। ठीक है। अमूल का दूध तो अब सभी लोग जानते हो कि बहुत फेमस है। अगर हम बात करें कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1946 में इसमें आनंद जो गुजरात है वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। जो फाउंडर थे कौन थे, तो वर्गीस कुरियन जी, जिसे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो आनंद गुजरात में है। अभी अगर देखें कि हेड कौन है इनके, एमडी कौन है, तो जैन मेहता जो है इनके हेड है। अमूल ब्रांड फेमस है, ऑपरेशन फ्लड भी इसी के टाइम में चला गया था। और ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ये जो स्टार्ट किया गया था भारत के अंदर, तो ये भी एक यहीं से इनिशिएटिव लेकर किया गया था। वहीं पे देखें इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें, इफ्को की बात करें, तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी जो डॉक्टर उषा अवस्थी है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फार्मर के द्वारा ऑन किया जाता है। और ये जो अपना जो प्रोड्यूस करता है जो फर्टिलाइज़र वगैरह है किन किन, तो यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, और लगभग इसके अंदर तो 36,000 मेंबर इसमें कोऑपरेटिव, और ये सेकंड ग्लोबल रैंक को हासिल किया है अभी हाल ही में कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट में। और अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, तो आप लोग जानते हों कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2011 के अंदर, जिसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बात करें तो आर्टिकल 91 के क्लॉज सब क्लॉज 1 उसको सब क्लॉज सी जो वहाँ पे बात की गई है, तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। वही आर्टिकल 43 की बात करें जो हमारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, उसमें ऑटोनोमस एंड डेमोक्रेटिक फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव की बात की गई है। फिर जो पार्ट 9B है आर्टिकल, जिसमें 243 ZH से 243, जिसमें हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बॉडी की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट, इलेक्शन ड्यूटी और इन सारी चीज़ों को लेकर कोऑपरेशन की बात की गई है, तो पार्ट 9 के अंदर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बहरीन इज करेक्ट। बहरीन आज भी क्वेश्चन में था कि वो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो, तो अभी हाल ही में जो यहाँ की जो एक कंपनी है, ऑनलाइन जो कंपनी है, बाफरी बोला जाता है। जैसे हम लोग का एक UI है जो इंस्टेंट पेमेंट के लिए जाना जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरीके से बाफरी सिस्टम है बहरीन का, उसके साथ इंडिया और के साथ बहरीन के साथ एक कॉपरेशन किया गया। तो वो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से राइट आंसर क्या है। तो बहरीन इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड नेशन इन एशिया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बहरीन इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन इन एशिया बाय एरिया, तो ये राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बहरीन इज शेयर द लैंड बॉर्डर विद कतर एंड सऊदी अरब, नहीं कतर और सऊदी अरब की बल्कि ये एक आइसलैंड कंट्री है जो सेपरेटेड है। हम लोग इसमें मैप में देखते हैं। बहरीन इज द थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन इन द एशिया, ठीक है। सऊदी अरब और कतर के साथ का नो लैंड बॉर्डर, ये देखिए ये बहरीन है, तो ये मनामा इसकी कैपिटल हो जाती है और यहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर इसकी दूसरे मैप में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाए कि यहाँ कहाँ पर है। ये कतर हो गया, अभी देखे थे कतर दोहा हो गया, ये बहरीन जो है यहाँ पर है, ये सिचुएटेड है, जो कि बिल्कुल जो अरेबियन पेनिनसुला है उससे अलग है, बट पर्शियन गल्फ के अंदर ये आता है। देखिए यहाँ से देखिए ये कतर हो गया और ये जो छोटा सा एरिया है ये आपका बहरीन होगा। ये कुवैत हो गया, ये सऊदी अरब है, ये रेड सी, यहीं पे सुएज कैनाल है, ये सिनाई पेनिनसुला है, और ये गल्फ ऑफ एदन और रेड सी, और ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। अब बताइए कि ये यहाँ पे जो स्टेट है इसका क्या नाम है, और यहाँ जो एक स्टेट है इसका क्या नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड द टाइफोन कामलेंगी मेक लैंडफॉल। अभी जो हाल ही में एक टाइफोन आया है कामलेंगी, तो ये कहाँ पर लैंड किया है, तो नॉर्दर्न जापान, सेंट्रल फिलीपीन, ईस्टर्न चाइना या सदर्न वियतनाम। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, आपका जो सेंट्रल फिलीपीन है, यहाँ पे इसने अभी लैंड फॉर्म किया है। ये वेस्टर्न पैसिफिक टाइफोन बेल्ट के अंतर्गत आता है, और कामलेंगी जो है फिलीपींस के अंदर, सेंट्रल फिलीपींस जो है वहाँ पे स्ट्राइक किया है अभी, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकली साइक्लोन है जो कि रोटेटिंग स्टॉर्म के रूप में काम करते हैं। इसके लिए अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर बात करें तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होती है, तो आप जैसे आप जानते हो कि ओशन वाटर के होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक कूलिंग फास्ट होना चाहिए, हाई जो ह्यूमिडिटी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, और प्री एग्जिस्टिंग सरफेस डिस्टर्बेंस होना चाहिए। तो इसके बाद ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। टेम्परेचर जो 25 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अदर नेम जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, और किस नाम से ट्रॉपिकल साइक्लोन को जानते हैं, तो हरिकेन जो है अटलांटिक ओशन, और नॉर्थ साउथ पैसिफिक ओशन जो है वहाँ पे उसे हरिकेन के नाम से जानता है। साइक्लोन जो है इंडियन ओशन के में जाना जाता है, और विली जो है इसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहते हैं। अभी एक रिपोर्ट आया क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में, इसमें कहा है कि इंडिया के कौन से इंस्टीट्यूट है जिन्होंने हाईएस्ट ग्लोबल रैंकिंग अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी को सिक्योर किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने हाईएस्ट रैंक को हासिल किया है इसके अंदर। और वही देखें कि टॉप 100 में नहीं है, जबकि इसका रैंक अगर देखें तो जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली का रैंक है 123 है, ठीक है। और इसमें किस किस क्राइटेरिया पे जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो दिया जाता है, तो एकेडमिक देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट रेपुटेशन देखा जाता है, फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशो देखा जाता है, और सिचुएशन पर फैकल्टी को भी ध्यान में रखा जाता है। और सबसे हाईएस्ट अगर एलोकेशन देखें, या हाईएस्ट वेटेज कहीं किसकी दिया गया है, तो एकेडमिक रेपुटेशन को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज दिया गया है, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई जो 129 पे है,
और मद्रास 180 पे और IIT खड़गपुर 215वें स्थान पे इसको दिया गया। वहीं अगर IISc बेंगलोर की अगर बात करें तो 219 स्थान इसको दिया गया है। फर्स्ट की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है MIT यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, इंपीरियल कॉलेज जो लंदन है 2nd नंबर पे रहा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो USA का 3rd नंबर पे रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है किंगडम के, यानी कि फर्स्ट पे USA, सेकंड पे UK, थर्ड पे फिर USA और थर्ड पे फिर UK। तो ये QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 का है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और बाकी ये जो 2-3 क्वेश्चन है उन लोग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।